हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनालिसिस पॉइंट पर। और आज हम करें आपकी स्कूल व्यवस्था टेस्ट सीरीज के द्वितीय प्रश्न पत्र भूगोल के माइनर टेस्ट 6 का एनालिसिस। माइनर 6 से पहले हमने 1 से 5 माइनर टेस्ट का एनालिसिस कर चुके हैं, जिनके वीडियो अपने प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। एक मेजर टेस्ट का एनालिसिस कर चुके हैं, जिनका वीडियो भी अपनी प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। इस सप्ताह में हम कलाम के जितने भी टेस्ट पूरे हो चुके हैं अब तक, आपकी जो ग्रुप है वो कंप्लीट कर लेंगे इसी सप्ताह के अंदर। और आज हम करें आपके माइनर टेस्ट 6। शुरू करने से पहले आज यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। आपको सोल्यूशन अच्छे लगे हो, एनालिसिस अच्छे लगे तो कमेंट भी जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो, कैसा नहीं लगा, क्या सुधार करना चाहिए, क्या सुधार नहीं करना चाहिए, आपको कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ शुरुआत करते हैं माइनर टेस्ट 6 का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या आता है आपका। पहला क्वेश्चन आया था आपका, निम्न में से कौन सा या 6 अवरोधी बालू का स्तूपों का जमाव क्षेत्र कोड द्वारा सही उत्तर का चयन कीजिए। इनमें से कौन से अवरोधी बालू का स्तूपों का जमाव क्षेत्र है? कौन से बालू का स्तूपों का अवरोधी बालू का स्तूपों का जमाव क्षेत्र है? कोड द्वारा सही उत्तर का चयन करना है हमें। बूढ़ा पुष्कर, करणी माता, नागपहाड़, बिचुन पहाड़ या ओसियत रेखा है हमें। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा आपका? देखो, ये तो जो आपका अवरोधी बालू का स्तूप है उनका जवाब क्षेत्र है आपका, एक तो बूढ़ा पुष्कर, करणी माता नहीं है आपका, नागपहाड़ है और बिचुन पहाड़ है और ओसिया नहीं है आपका। तो कौन कौन से में इनका जमाव क्षेत्र अवरोधी बालू का स्तूपों का जमाव क्षेत्र आपके 1, 3 और 4 के तरह। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा पहले का। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। निम्न में से कौन से बालू का स्तूप का निर्माण दीर्घकाल तक हवा के एक दिशा में चलने से समकोण बनते हैं? कौन से बालू का स्तूप है जिनका निर्माण आपकी दीर्घकाल तक हवा के एक दिशा में, यानी एक ही दिशा में, मतलब इस दिशा में हवा चल रही है तो इसी दिशा में चलने पर समकोण बनते हैं, यानी 90 डिग्री पर बनते हैं, वो हमें बताना है। अवरोधी बालू का स्तूप, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप या अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप या तारा बालू का स्तूप। तो दो में आपका आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, वो आपके दीर्घकाल तक हवा के एक ही दिशा में चलने पर समकोण में बनते हैं। किस पर बनते हैं? आपके समकोण के ऊपर बनते हैं। और वो कौन से बालू का स्तूप है? आपके अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 का 2। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या आता है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 था आपका, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन हमें बताना, कौन सा कथन हमारा असत्य है। देखो, पवनानुवर्ती बालू का स्तूप वायु की दिशा के अनुरूप स्थित होते हैं। जो आपके पवनानुवर्ती बालू का स्तूप है वो वायु की दिशा के अनुरूप होते हैं। किसकी दिशा के अनुरूप होते हैं? वायु की दिशा के अनुरूप होते हैं। ये तो आपका बिल्कुल राइट है। अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप 10 से 20 मीटर ऊंचाई पर, जो आपकी अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप है वो आपकी 10 से 20 मीटर ऊंचाई एवं 100 से 150 मीटर चौड़ाई तक विस्तृत होते हैं। यानी इनकी ऊंचाई होती है वो 10 से 20 मीटर होती है और इनकी जो चौड़ाई होती है वो 100 से 150 मीटर के बीच होती है। कौन सी बालू का स्तूपों की? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूपों की। तो ये भी आपका बिल्कुल राइट है। पैराबोलिक बालू का स्तूप मरुस्थलीय वनस्पति के सहयोग द्वारा निर्मित होते हैं। जो आपके पैराबोलिक बालू का स्तूप है, यानी महिलाओं के हेयर पॉइंट जैसे होते हैं, इनका स्तूप मरुस्थलीय वनस्पति के सहयोग से होता है। मरुस्थलीय वनस्पति के सहयोग से इनका द्वारा इनका निर्मित होते हैं। ये भी आपका राइट है। शिप अनुप्रस्थ बालू का, अनुप्रस्थ प्रकार का बालू का स्तूप है? नहीं, शिप आपके अनुप्रस्थ बालू का प्रकार का स्तूप नहीं है। किस प्रकार का आपका शिप? अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप का प्रकार है, अनुदैर्ध्य। तो आपका असत्य कथन कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 4। शिप की आकृति कैसी होती है? अर्धचंद्राकारी होती है। ऐसी होती है आपकी शिप की आकृति, ये आगे से जो टिका सा होता है। ठीक है, तो आपका 3 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। नेबका बालू का स्तूप निर्मित होते हैं। जो आपके नेबका बालू का स्तूप है वो निर्मित होते हैं, ये हमें पूछा गया था। वायु की दिशा के समांतर स्थित, वायु की दिशा के समांतर स्थित में नहीं होते हैं। वायु द्वारा लहरदार में संक्राबद्ध जमाव के रूप में लहरदार कौन से होते हैं? आपके स्थानांतरित बालू का स्तूप होते हैं। ठीक है, जमाव के रूप में होते हैं? नहीं, ये भी नहीं होता आपका। नेबका बालू का स्तूप का निर्माण होता है छोटी छोटी झाड़ियों और घास के झुंड के आसपास। कहाँ? छोटी छोटी झाड़ियों एवं घास के झुंड के आसपास। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 4 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका। निम्न में से कौन सा मरुस्थलीय प्रदेश का भू आकृति प्रदेश नहीं है? कौन सा प्रदेश नहीं है आपका? भू आकृति प्रदेश नहीं है। गढ़ का मैदान, शेखावटी प्रदेश, कोटवार प्रदेश या वागड़ का मैदान। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो आपका वागड़ का मैदान है यानी लूणी मैदान है, वो आपका भू आकृति प्रदेश नहीं है। मरुस्थलीय प्रदेश का भू आकृति प्रदेश नहीं है। कौन सा आपका? वागड़ का प्रदेश। कौन से आपका? लूणी बेसिन के अंदर है। लूणी बेसिन कौन सा आपको? गोडवार प्रदेश को बोलते हैं। किसको बोलते हैं आपके? गोडवार प्रदेश को क्या बोलते हैं आपके? लूणी जवाई बेसिन बोलते हैं। लूणी जवाई बेसिन।
मुझे थोड़ी बहुत राजस्थान की ज्योग्राफी आती है, ठीक है। वागड़ का मैदान कहाँ पर आपका? वागड़ का मैदान आपकी जो माई नदी बेसिन है वहाँ पर है। माई बेसिन वागड़ का मैदान आपके प्रतापगढ़ से बांसवाड़ा के बीच में वागड़ का मैदान, ठीक है। ये आपकी हुआ करती हिमाचल प्रदेश का संबंध नहीं है इससे, वागड़ के मैदान से। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या आता है आपका? परिहारा लवणीय गर्त कहाँ स्थित है? जो आपका परिहारा लवणीय गर्त है वो कहाँ स्थित है? लूणी जवाब बेसिन में, शेखावटी प्रदेश में, गगर के मैदान में, या शुष्क रेतीला प्रदेश में? तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? शेखावटी प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर आपका? शेखावटी प्रदेश के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतः प्रवाही प्रदेश भी बोलते हैं इसको, अंतः प्रवाही प्रदेश। लूणी जवाब प्रदेश को अभी देखा हमने गोडवाड़ प्रदेश भी बोलते हैं। गगर के मैदान को नाली प्रदेश भी बोलते हैं। शुष्क रेतीला प्रदेश आपके पश्चिम की तरफ है राजस्थान में, ये अपना राजपूताना है, इसे जान ये जैसे अपना राजस्थान है प्यारा सा छोटा सा। इधर इधर का प्रदेश है ये आपके अरावली मध्य से गुजरती है, और इधर आपका शुष्क रेतीला प्रदेश है, ये पश्चिमी रेतीला प्रदेश ही बोलते हैं इसको, ये वाला एरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका परिहारा लवणीय गर्त आपके शेखावटी प्रदेश। अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई 930 मीटर, कितनी आपकी? 930 मीटर है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अरावली पर्वतमाला की, जो राजस्थान के बीचों बीच होती है और राजस्थान को 2 मध्य बराबर भागों में विभाजित करती है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच में होती है। और अरावली की कुल लंबाई आपकी को पता होनी चाहिए, गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होकर दिल्ली के रायसीना तक ये फैली हुई है अरावली पर्वतमाला अपनी। राजस्थान में अरावली को 3 भागों में बांटा गया, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली, ठीक है। इनकी चोटियों का क्रम भी आप पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? अरावली कुल लंबाई कितनी आपकी? 692, और राजस्थान में कितनी आपकी? 550 किलोमीटर में फैली हुई है राजस्थान में, लगभग 80%। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्या है आपका? दक्षिणी अरावली में स्थित पर्वतों की ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम बताना है। आपके दक्षिणी अरावली यानी राजस्थान की जो दक्षिणी अरावली है उसमें पर्वतों का क्रम बताना आपका। ऋषिकेश, नागपानी, सज्जनगढ़, सायरा, सज्जनगढ़, ऋषिकेश, सायरा, नागपानी, ऋषिकेश, सज्जनगढ़, सायरा, नागपानी, और सज्जनगढ़, ऋषिकेश और नागपानी, सायरा। तो हमें बताना अवरोही क्रम। अवरोही क्रम यानी बड़ी से छोटी वाली। सबसे ऊंची कौन सी आपकी? ऋषिकेश, ऋषिकेश आएगा। फिर कौन सा आ जाएगा आपका? सज्जनगढ़ उदयपुर में, सायरा 900, फिर नागपानी आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका? राजस्थान की ज्योग्राफी क्वेश्चन आ रहे हैं आज। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का उपयोग कीजिए। सूची फर्स्ट पर्वत दे रखे हैं और सूची सेकंड में आपकी ऊंचाई दे रखी है। कौन सी ऊंचाई है आपकी? कमलनाथ है 1001 मीटर आपकी, 3 में आ जाएगा 1000। देलवाड़ा की कितनी है आपकी? देलवाड़ा की आपकी 1442 मीटर है। अचलगढ़ की कितनी है आपकी? अचलगढ़ की 1380 है। आबू की 1295 मीटर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 3142। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है आपका? निम्न से उड़िया पठार की ऊंचाई है। उड़िया पठार कहाँ आपका? सिरोही के अंदर है, राजस्थान की सिरोही में उड़िया पठार। और इसकी ऊंचाई कितनी है? औसत ऊंचाई 1260 मीटर। तो आपका 1260 मीटर या 1320 मीटर, 1360 मीटर या 1440 मीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा 1360 मीटर, ठीक है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार भी कौन सा आपका? उड़िया पठार है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका? राजस्थान के पूर्वी मैदान के संदर्भ में कौन सा कूट सत्य है? जो आपका राजस्थान का पूर्वी मैदान है उसके संदर्भ में कौन सा कूट सत्य है, ये हमें बताना था। राजस्थान का मैदानी प्रदेश अरावली के उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में स्थित है। जो आपका मैदानी प्रदेश है वो आपके उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के बीच स्थित है। ये बिल्कुल राइट है आपका। पहला तो है, क्योंकि जो राजस्थान है 4 भौतिक प्रदेशों में बटा गया था। आपके पश्चिमी रेतीला प्रदेश, अरावली प्रदेश, उत्तर पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग, ठीक है। तो आपके दक्षिण उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व में स्थित है, बिल्कुल। यह नदियों द्वारा जलोढ़ जमाव का निर्मित है। ये भी आपको बिल्कुल सही है। ये नदियों द्वारा जलोढ़ जमाव की ही द्वारा ही निर्मित आपका पूर्वी मैदान, जैसे बनास, चंबल वगैरह रहती है इसमें। ये राज्य के लगभग 27.3% भूभाग में स्थित है। कितने भाग पर आपका? 27.3% भूभाग में स्थित है। नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। लगभग 23.3% भाग पर स्थित है। कितने भाग पर? 23.3% भाग पर स्थित है, तो इसलिए गलत हो गया। मैदान की दक्षिणी पूरी सीमा विंध्य पठार
स्थित है। ये दक्षिणी पूर्वी सीमा पर कौन आपका विद्या पठार और विद्यान पठार का पर आपके रणथंभौर में इसका देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्यकोट पूछा था। सत्यकोट कौन सा हो गया? 1, 2, 4। 1, 2, 4 किसमें आपके ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या आपका? इनमें से कौन सा क्षेत्र उख्यात शिलाकृति के लिए प्रसिद्ध आपका? चंबल बीड़। चंबल बेसिन हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 12 का चंबल बेसिन। ठीक है, बनास बेसिन आप जानते हो, छप्पन का मैदान दक्षिण के अंदर है, शेखाटी प्रदेश आपने पढ़ लिया। मुकुंदरा पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। मुकुंदरा जो पर्वत श्रेणी है उसका कोटा के अंदर है ना, मुकुंदरा कोटा बूंदी झालावाड़ में फैला हुआ मुकुंदरा पर्वत श्रेणी। सर्वोच्च शिखर कौन सा आपका? सत्तूर है, चंदवाड़ी है, रामगढ़ पहाड़ी है या बिलाली है? बिलाली तो नहीं है, बिलाली अलवर के अंदर है। तो कौन सी हो जाएगी? 13 का आंसर हो जाएगा आपका चंदवाड़ी। 517 मीटर है इसकी औसत ऊंचाई कितनी आपकी? 517 मीटर। आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या आपका? गंगाधर उच्च भूमि कहाँ पर आपकी? झालावाड़ के अंदर है। गंगाधर उच्च भूमि कोटा में, बूंदी में, बारा में, झालावाड़ के अंदर है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई है आपकी, जो आपका दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है आपका? उसकी औसत ऊंचाई है 650 मीटर, 550 मीटर, 530 मीटर या 5 मीटर। तो 5 मीटर है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपका? सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कूट का उपयोग कीजिए। सूची फर्स्ट में आपकी मरुस्थलीय भाग दे रखी है, सूची सेकंड में विशेषता दे रखी है। देखो रोई है, शरीर, मादा, रोई, अर्घ, रेतीला मरुस्थल, कठोर चट्टानी मरुस्थल, मिश्रित मरुस्थल या नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान। तो शरीर किसको बोलते हैं? शरीर आपके मिश्रित मरुस्थल को बोलते हैं, तो आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। मादा आपके कठोर चट्टानी मरुस्थल को बोलते हैं, 3 तो हो जाएगा आपका। और रोई किसको बोलते हैं? आपके रेतीला मरुस्थल को बोलते हैं या नदियों द्वारा निर्मित जलोढ़ मैदान को बोलते हैं? तो रोई भूमि किसको बोलते हैं? आपके नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मैदान को। तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। अर्घ बोलते हैं आपके रेतीला मरुस्थल को। तो आपका आंसर क्या हो गया? देखो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका 3, 2, 4, 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेना आगे। ऑप्शन है आपका 3, 2, 4, 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या आपका? निम्न में से कौन सा असत्य कथन है? कौन सा असत्य कथन है ये हमें बताना है। ठीक है, तो 17 में देखो आपका असत्य कथन कौन सा था? पश्चिम मरुस्थल का लगभग 41% भाग बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है। बिल्कुल राइट है ये तो आपका। ये तो असत्य कथन नहीं है। 41% बालू का स्तूप मुक्त है और आपके 58.5 युक्त है ऐसे है ना। जैसलमेर में स्थित लाठी क्षेत्र आग्नेय चट्टानों के नीचे स्थित भूमिगत जल का विस्तृत भंडार है। भूमिगत जल का विस्तृत भंडार है, तो आपका असंगत पूछा तो आपका ये हो जाएगा। आपका आग्नेय चट्टानों के नीचे नहीं है स्थिति आपका ये भूमिगत जल भंडार लाठी सीरीज। तो ये आपका सत्य कथन हो जाएगा। भारतीय मरुस्थल टर्शरी काल में टिट्टी सागर के स्थान पर निर्मित हुआ है। ये पश्चिम जो रेतीला मरुस्थल है वो आपके टिट्टी सागर के स्थान पर निर्मित हुआ है। राजस्थान का क्षेत्रफल का लगभग 85% भाग मैदानी है। बिल्कुल राइट है ये भी आपका। राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 85% भाग से आपका मैदानी है। तो आपका असंगत कौन सा हो जाएगा? असत्य कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर में स्थित लाठी सीरीज क्षेत्र आग्नेय चट्टानों के नीचे भूमिगत जल का विस्तृत भंडार है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका? 18 देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म अनुप्रस्थ बालू का स्तूप के संदर्भ में सही है? जो आपका अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है उसके बारे में आपका संदर्भ में सही कौन सा? आपका परवलिक या सिप या नेप का, बरखान या हेवेलवेक या बरखान या परवलिक। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा बरखान और पैरावलिक। पैरावलिक पूरा हेयरपिन के समान होता है, बरखान आपकी सिप के समान होता है। और इनके लिए प्रसिद्ध कौन सा? राजस्थान में बलेरी चूरू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर 4 हो गया 18 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या आपका? निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा युग्म है जो आपका सम्मिलित नहीं है? देखो डाट किसको बोलते हैं? डाट आपके बालू का स्तूप के मध्य गर्तनुमा भाग। बिल्कुल राइट है। डन मरुस्थलीय अस्थायी दलदली जिले, दल जो आपके दलदली जिले हैं मरुस्थलीय अस्थायी दलदली जिले, इनको क्या बोलते हैं? डन बोलते हैं। बिल्कुल राइट है। तली अनुप्रस्थ बालू का स्तूप को नहीं बोलते तली, ये आपका गलत हो जाएगा। तली होती है आपकी जो 2 टिल्ले होते हैं और उस टिल्लों के बीच में जो नीचे का भाग होता है ना उसको बोलते हैं तली, जो बरसात का पानी यहाँ पर इकट्ठा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असुमलित। आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका असुमलित हो जाएगा। और चौथा देखो बालसन पहाड़ियों से गिरी हुई द्रोणी होती है उसको बालसन बोलते हैं, ये भी आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या आपका? जालौर में स्थित पर्वतीय चोटियों का ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम बताना हमें। जालौर में स्थित ऊंचाई के अनुसार सही क्रम बताना आपका। तो डोरा पर्वत 869 मीटर आपकी डोरा पर्वत की ऊंचाई। तो सबसे पहले तो आपका अवरोही क्रम बताना, तो सबसे ऊंची तो कौन सी हो जाएगी? डोरा पर्वत हो जाएगी। फिर इसराना बाकर होगी, फिर रोजा बाकर हो जाएगी, फिर जालौर हो जाएगी।
तो आपको जारोला आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 राइट 20 का। और जो आपका डोरा पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है? आपकी जसवंतपुरा की पहाड़ियों के अंदर स्थित है। के बीच स्थित है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं हम। 21 क्या आपका, उदयपुर में स्थित पहाड़ियों में गिरा तर्शनुमा बेसिन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? सिरोही से बहाकर गिरा किसमें? सिरोही से बहाकर तर्शनुमा कहलाता है। उदयपुर में स्थित पहाड़ियों से गिरा तर्शनुमा बाग कहलाता है। बगरा, बाकर, गिरवा या पेंडिमेंट? तो 21 में आपका आंसर हो जाएगा गिरवा। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से कौन सा असुमलित युग्म है? कौन सा असुमलित युग्म है? ये पूछा गया था 22 में। बोराट का पठार आपका कुमलगढ़ से गोगुंदा के बीच फैला हुआ है, बिल्कुल राइट है ये तो। देहसेरो का पठार, ये देहसेरो का पठार आपके उदयपुर और उदयपुर एवं दक्षिणेश्वर के मध्य नहीं फैला हुआ देहसेरो का पठार, ये आपका गलत हो जाएगा आपका 22 का। मेसा पठार आपको चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और चित्तौड़गढ़ मेसा के पठार पर आपको चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है, ये भी आपका राइट है। लसाड़िया पठार उदयपुर में जयसमंद झील तक है आपका, उदयपुर से जयसमंद झील तो बिल्कुल है। कटापटासा पठार है ये, कटापटासा पठार, ये भी आपका पूछा जा चुका है। देहसेरो का पठार है, इसको हरा भरा पठार भी बोलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ऐसा मिलता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या आपका, 23 क्या आपका, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन पूछा है 23 के अंदर भी। चंबल राजस्थान की नित्यवय नदी है, जो आपके चंबल है राजस्थान की वो नित्यवय नदी है। बारामासी नदी है आपकी, बिल्कुल राइट है ये तो। गंगा नदी केवल वर्षा काल में प्रवाहित होती है, ये गंगा नदी केवल वर्षा काल में प्रवाहित होती है, ये आपका राइट है और कथन राइट है आपका। सोता साबी हो रहा है लूणी की सहायक नदी है, तो इसमें देखो सोता साबी हो रहा है लूणी की सहायक नदियाँ नहीं है। साबी तो अंतिम सहायक नदी है, ये तो आपका है। सोता हो रहा नहीं है आपकी, तो गलत हो जाएगा। राजस्थान की अफवाह प्रणाली भूगर्भीय की संरचना एवं जलवायु द्वारा नियंत्रित होती है, बिल्कुल होती है आपकी। भूगर्भीय की संरचना एवं जलवायु द्वारा नियंत्रित होती है राजस्थान की अफवाह प्रणाली, ये भी आपका राइट है। तो आपने क्या पूछा? असत्य। असत्य खत्म हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या था आपका, राजस्थान की नदियों का कुल जलग्रहण क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण। जो राजस्थान की जो नदियां हैं कुल जलग्रहण करती है, तो सबसे ज़्यादा बनास करती है अभी। तो पहले तो कौन सा आएगा आपका? बनास आएगा। तो देखो इसमें चंबल दे रखा है, एक आंसर हो जाएगा ये, इसमें लूणी। बनास, बनास के बाद में कौन सा आएगा आपका? लूणी आएगा, चंबल आएगा। फिर आएगा आपको पहले बनास, बनास का लूणी, फिर चंबल, फिर माही। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या आपका, बनास का राज्य के कुल जलग्रहण क्षेत्र में कितना प्रतिशत योगदान है? जो सबसे ज़्यादा बनास का ही आपका 17.18% नहीं, 20.21% नहीं, 23.5% नहीं, 27.48%। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 25 में बनास राज्य के कुल जलग्रहण क्षेत्र में 27.48% का योगदान है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या आपका, 26 आपका, निम्न से कौन सा युग्म बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियों से संबंधित है? कौन सा युग्म है जो आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी राजस्थान के अरावली से निकलती है और बंगाली खाड़ी में आकर गिरती है इधर? तो यहाँ पर देखो आपका चंबल, बनास, जवाई। जवाई आपकी आंतरिक प्रवाह की नदी है, ये आपको कैंसिल हो जाएगा। चंबल, बनास, बाणगंगा, पार्वती। चंबल ये जवाई नहीं आएगा इसमें, और इसमें आपकी काकनी नहीं आएगा। काकनी भी क्या आपकी अंतर प्रवाही नदी है और ये कहाँ पर बढ़ती है? आपकी जैसलमेर के अंदर। तो आंसर हो जाएगा 26 में ऑप्शन नंबर 2। ऐसे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 क्या था आपका, गंगानगर और नुआगढ़ के गंगा नदी के अपवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? नाली कहते हैं, अभी मैंने बताया था। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अखरा जब बाढ़ की स्थिति में पाकिस्तान के अखरा नामक स्थान तक जाती है, पाकिस्तान में तब बोलते हैं इसको अखरा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या था, राजस्थान के आंतरिक अपवाद की नदियों का एवं उनके उद्गम क्षेत्र से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो रोपणगढ़ है, रोपणगढ़ आपके सांबर झील में गिरता है, जो नाली है, नाला है, अजमेर के इस्लामाबाद से निकलता है, बिल्कुल राइट 28 में। कातल नदी, कातल नदी आपकी खंडेला की पहाड़ी से निकलती है। आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपकी कातल नदी है, आपकी खंडेला सिक्कर से निकलती है, बिल्कुल राइट है ये भी। मेठा या मेंढर नदी उदयपुर की सेवर की पहाड़ी से नहीं, सेवर की पहाड़ी से कौन सी निकलती है? आपकी साबी। तो मेठा नदी कहाँ से निकलती है? आपकी जयपुर के मनोहरपुरा की पहाड़ी से, मनोहरपुरा की पहाड़ी से निकलती है। तो आपका असंगत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 28 का आंसर। और मसूरदी आपकी जैसलमेर की कोट निकलती है। मसूरदी किसे बोलते हैं? आपकी काकनी नदी को बोलते हैं, इसी का नाम है आपकी काकनी नदी का ही उपनाम कौन सा आपका? मसूरदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या आपका, निम्न में से कौन सी नदियाँ चंबल के बाई किनारे से मिलती है? कौन सी नदियाँ जो आपकी चंबल के बाई किनारे से मिलती है? छापी, चाकण,
कालिको है मांगली, परवन मांगली या कुराल मेज। तो कौन सी आपकी जो बाई किनारे से मिलती है ये आपको बताना था 29 में। तो आपकी जो कुराल और मेज है ये आपकी बाई ओर से निकलती है, मेज कहाँ से निकलती है, आपकी भीलवाड़ा से निकलती है। ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 30, अंधेरी नदी किस नदी की सहायक नदी है? अंधेरी नदी आपकी परवन की है, आऊ की है, कालीसिंध की है, पार्वती की है। तो किसकी सहायक नदी आपकी? पार्वती। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31, चंबल के दाएं किनारे पर मिलने वाली नदियों का कौन सा युग्म सही है? दाएं किनारे से नहीं, दाएं किनारे से मिलने वाली नदियों का कौन सा क्रम सही है? ये तो आऊ आएगा। ठीक है, आऊ भी आपके दाएं किनारे से मिलती है 31 में। फिर परवन आएगा, परवन फिर छापी फिर चोली। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 32 पर क्या पूछा गया था आपको? सूची पृष्ठ को सूची से कैसे सम्मिलित कीजिए था नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। नदियाँ दे रखी और उनका उद्गम क्षेत्र दे रखा है। ठीक है, बावनी नदी देखो आपको, पार्वती नदी आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है। आओ नदी भी आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है। और कुराल नदी आपकी उपरवाल की पठार से निकलती है आपका। ये तो हो जाएगा आपका 3-1 में। बावनी नदी हरिपुरा की पहाड़ी चित्तौड़गढ़ में, हरिपुरा की पहाड़ी आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर है। और पार्वती कहाँ से निकलती है? पार्वती नदी निकलती है आपकी सीहोर की पहाड़ी मध्य प्रदेश से, और आओ नदी आपकी सुसनेर मध्य प्रदेश से। आप कमेंट में बताएगी कि पार्वती नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है और आओ नदी राजस्थान में कहाँ से प्रवेश करती है, जैसे रायपुर या नंदपुर कहाँ से प्रवेश करती है, ये आप कमेंट में बताएंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा आपका 2, 3, 1, 4। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में कोड में कौन सा हो जाएगा, 2, 3, 1, 4। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 33, बहाव की दृष्टि से राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहाव की दृष्टि से पूछा, किस कौन सी दृष्टि से आपकी? बहाव की दृष्टि से। लूणी है, चंबल है, या बनास है, या माई है। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 बनास। कमनौर की पहाड़ियों से निकलती है और रामेश्वर तक चलती है बनास नदी। सबसे ज़्यादा त्रिवेणी संगम किस पर है आपकी? बनास नदी पर है। लूणी आपके अजमेर से निकलती है। माई, चंबल और माई दोनों मध्य प्रदेश से निकलती है एमपी। ये तो एक अमरोहा पहाड़ी की मेन झील से निकलती है आपकी। और खादू गांव से प्रवेश करती है राजस्थान में। कौन से गांव से? खादू गांव, बांसवाड़ा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन सी नदियाँ बनास के दाएं किनारे से मिलती है? बनास के दाएं किनारे से आपको मिलती है। ये मैंने जीके में अच्छी तरह से समझा था, बाई किनारे कौन कौन सी नदियाँ मिलती है, जो जीके का फर्स्ट पेपर होता है उसके अंदर। तो बेड़च और मिनाल है वो आपकी दाएं किनारे से मिलती है, ये 2 ही नदियाँ मिलती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट। और बिगोद में क्या बनाती है? त्रिवेणी संगम बनाती है दोनों मिलके। ठीक है, बेड़च और मैनाल। और बेड़च की सहायक नदी कौन सी आपकी? गंभीर। ये गंभीर भी आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है और आपके निम्बाड़ा चित्तौड़ से राज्य में प्रवेश करती है। और बेड़च और गंभीर के ऊपर कौन सा दुर्ग स्थित है आपका? चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। ये भी आप याद रखना। 35 देखिए आपकी गोसुंडा बांध किस नदी पर स्थित है? जो गोसुंडा बांध है वो आपकी किस नदी पर स्थित है? मैनाल पर है, मोरेल नदी पर, बाणगंगा नदी पर है, बेड़च नदी पर। 35 में हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। बेड़च नदी के ऊपर है गोसुंडा बांध चित्तौड़गढ़ के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या पूछा गया था आपको? काठल की गंगा किसे कहते हैं? माई नदियों कहते हैं। तो 36 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आदिवासियों गंगा भी किसको कहते हैं? काठल को कहते हैं। सोम और जाखम दोनों मिलकर क्या बनाते हैं आपके? माई में तीनों मिलकर क्या बनाते हैं आपके? बेणेश्वर धाम में त्रिवेणी संगम बनाती हैं। साबरमती नदी उदयपुर से निकलती है आपकी, ये भी याद रखना, पदराला की पहाड़ियों से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37, सागरमती नदी और सरस्वती नदी की शाखा की सागरमती और सरस्वती दोनों अजमेर से निकलती हैं और गोविंदगढ़ में लूणी में मिल जाती है आपकी। गोविंदगढ़ के बाद में किस में मिल जाती है आपकी? लूणी। तो देखो इसमें ऑप्शन दे रखा होगा लूणी। ऑप्शन नंबर 4 दे रखा आपका। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा 37 का। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 38, लूणी की नदी का जल ग्रहण क्षेत्र राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है आपके? लगभग 20.21%, लगभग 10.41%, लगभग 15.5% या लगभग 17.28%। तो 38 का आंसर हो जाएगा लगभग 41.5%। और भारत का राजस्थान का क्षेत्रफल भी कितना आपका? 10.41, लगभग राजस्थान के जितने भी आपके क्षेत्रफल से समझते तो 10.41 से समझते। याद रखना, यदि किसी को याद ना हो तो कमाने में काम होता है ऐसे कुछ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या आपका? इनमें से कौन सी नदियों का युग्म लूणी की सहायक नदियों का है? जो आपके लूणी की सहायक नदियों का है कौन सा युग्म? एकमात्र दाईं ओर से कौन सी निकलती है आपकी? उसका
जो जड़ी मिलती है ना दाई ओर से, तो बाकी सारे बाई ओर से मिलते हैं। नेक्स्ट 39 का आंसर क्या हो जाएगा? खारी है, सागी है, बांडी है, गुया है। गुया आपकी बांडी की सही नदी है, याद रखना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 39 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। निम्न से कौन सा कथन सांभर झील से संबंधित नहीं है? कौन सा कथन है जो आपके सांभर झील से संबंधित नहीं है? यह जयपुर, नागौर, अजमेर की सीमा पर स्थित है, बिल्कुल राइट है ये तो 40 में आपका। यह पलाया झील है, ये भी आपका सही है। ग्रीष्मकालीन प्रवास हेतु फ्लेमिंगो नामक पक्षी की आवास स्थली है, यह आपकी ग्रीष्मकालीन आवास हेतु फ्लेमिंगो नामक पक्षी है, इसकी आवास स्थली, यह इसकी आवास स्थली नहीं है 40 में। तो ये आपका आंसर हो जाएगा असत्य कथन, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या आपका? सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। सूची फर्स्ट में हमें जिले दे रखे हैं, सूची सेकंड में हमें जिले दे रखी हैं। जैसलमेर में कौन सी झील पाई जाती है? आपकी कावोद। बाड़मेर में पंचभद्रा, सीकर में कोचोर, नागौर में नावा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो गया आपका 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व है, जो आपकी राजस्थान की जलवायु उसको प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से, ये हमें पूछा गया था। तो राजस्थान की जलवायु को आपकी स्थिति भी प्रभावित करती है, समुद्र से दूरी भी प्रभावित करती है, उच्चावच भी प्रभावित करती है, आपकी चक्रवाती हवाएं भी प्रभावित करती है, वंशवती आवरण भी प्रभावित करता है। तो क्या हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी आपके आंसर हो जाएंगे, या 1 2 3 4 5 दे रखा होगा ऑप्शन में, सभी होंगी। तो ऑप्शन देखो कौन सा हो जाएगा आपका? उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं कोड द्वारा सही उत्तर का चयन कीजिए। कोड द्वारा हमें सही उत्तर का चयन करना है 43 के अंदर। तो क्या हो जाएगा आपका? मानसूनी हवाओं के प्रभाव क्षेत्र होते हुए भी राज्य में न्यूनतम वर्षा प्राप्त करता है, बिल्कुल राइट है। अरावली की दिशा मानसूनी हवा के समानांतर होने के कारण मानसूनी हवाएं बाध्य रूप से ऊपर से निकल जाती है, बिल्कुल राइट है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 43 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। निम्न से कौन सी राजस्थान की जलवायु की विशेषता नहीं है? कौन सी है तो आपकी राजस्थान की जलवायु की विशेषता नहीं है? शुष्क एवं अर्धशुष्क जलवायु की प्रधानता, यह आपकी होती है। पर्याप्त और निश्चित वर्षा, ये पर्याप्त और निश्चित वर्षा राजस्थान में नहीं होती, वर्षा अनिश्चित होती है, कोई फिक्स नहीं है राजस्थान के अंदर। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। संपूर्ण राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? आपकी 57.51 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 45 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या आपका? राजस्थान में मानसून का प्रत्यावर्तन काल, यानी मानसून वापस कब लौटता है, ये बताना था हमें। तो ये आपके अक्टूबर के मध्य या दिसंबर के, या अगस्त से नवंबर, या जुलाई से अक्टूबर, या नवंबर से फरवरी। 46 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अक्टूबर से मध्य दिसंबर तक मानसून का प्रत्यावर्तन काल हो जाता है आपका राजस्थान से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47। राजस्थान के पश्चिमी भागों में वर्षा की परिवर्तनशीलता कितनी है? जो आपके राजस्थान का पश्चिमी भाग है उनमें वर्षा की परिवर्तनशीलता कितनी है? 10 से 20 से 30%, 50 से 50%, 15 से 20%, या 20% से कम। तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 50%। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या आपका? राजस्थान के किस क्षेत्र में एक ही दिन में दिन एवं रात के तापमान में सर्वाधिक अंतर मिलता है? दिन और तापमान में सर्वाधिक अंतर मिलता है, वो कौन सा जिले हैं? आपकी बाड़मेर के खवास क्षेत्र में, जोधपुर के फलोदी क्षेत्र में, जैसलमेर के सम क्षेत्र में, चूरू के तालछापर क्षेत्र में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा पर? जैसलमेर के सम क्षेत्र में। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। सबसे ज़्यादा गर्म स्थान कौन सा? आपका सम क्षेत्र ही है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49। ग्रीष्म ऋतु राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र का वायुताप कितना होता है? ग्रीष्म ऋतु में आपका राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में वायुताप कितना होता है? 1019 MB, या मिलीबार, या 997 मिलीबार, या 898 मिलीबार, या 1002 मिलीबार। तो ग्रीष्मकाल में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में वायुताप है वो होता है आपका 49 में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 997 मिलीबार है समताप रेखा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 50। शीतकाल में 1019 मिलीबार की समताप रेखा किन जिलों में स्थित होती है? जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी जालौर, या जैसलमेर, जोधपुर, या पश्चिमी चूरू, उदयपुर, चित्तौड़, झालावाड़, या बाड़मेर, जालौर, सिरोही। तो 50 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जैसलमेर, जोधपुर और पश्चिमी चूरू के अंदर से गुजरती है आपकी 1019 मिलीबार समताप रेखा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या आपका? राजस्थान में AW जलवायु का सही युग्म है। आपके राजस्थान में AW जलवायु का सही युग्म है बांसवाड़ा, दक्षिणी चित्तौड़ एवं झालावाड़। तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। किसके द्वारा मापा गया था? कोपेन द्वारा।
राजस्थान के जलवायु क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया था? 4 भागों में बांटा गया था, याद रखना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52 क्या आपका, निम्न में से कौन सा अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश का सही गुम है? जो आपका अर्धशुष्क जलवायु प्रदेश है उसका सही गुम है, ये मैं बताना था। वो था आपका जालोर, जोधपुर और नागौर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 52 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या आपका, निम्न में से कौन सा युग्म अति आर्द्र प्रदेश है? अति आर्द्र प्रदेश है करौली, धौलपुर, भरतपुर, प्रतापगढ़, दक्षिणी उदयपुर और दक्षिणी सिरोही, या राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, या जयपुर, अजमेर एवं दौसा। तो 53 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 प्रतापगढ़, दक्षिणी उदयपुर एवं दक्षिणी सिरोही। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या आपका, थानवेट के अनुसार CA-W जलवायु राजस्थान किस क्षेत्र में पाई जाती है? CA-W यानी मध्य पाई जाती है आपके दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में, उत्तरी या अर्धशुष्क के मरुस्थलीय या सीमांत क्षेत्र में। तो CA-W पाई जाती है आपकी 54 में। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर। थानवेट ने भी कितने भागों में बांटा था? राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या आपका, क्वेश्चन नंबर 55 आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कोड का सही उपयोग कीजिए। सूची फर्स्ट में आपकी कोपेन की जलवायु दे रखी है और सूची सेकंड में राजस्थान के जिले दे रखे हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखो BWSW है, BWSW कहाँ पर जाता है? कोई जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर और आपके गंगानगर के अंदर। तो ये हो जाएगा। BSSW सबसे बड़ा और इस टाइप की जलवायु पाई जाती है BSSW के अंदर। ये कहाँ पाई जाती है आपकी? यह बाड़मेर, जैसलमेर या जालौर के अंदर। 55 में क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 में। CWG आपके मध्य का भाग आ जाएगा आपका। CWG आपका राजस्थान, उत्तरी उदयपुर और पूर्वी सिरोही, और AW आपके दक्षिणी उदयपुर, दक्षिण चित्तौड़ और दक्षिणी कोटा। तो आपका आंसर क्या हो गया इसमें? आपका 1, 4, 2, 3। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया 55 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन से जिलों में CWG जलवायु पाई जाती है? कौन से जिलों में पाई जाती है ये मैं बताना था। कोपेन ने अपने राजस्थान को 4 भागों में बांटा था। कौन से थे 4 भाग? ये अपना छोटा सा राज्य बताना है। ये अपना राजस्थान है। तो कोपेन ने 4 भागों में बांटा था। ये तो था आपका BWSW, फिर था आपका BSSW सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश, और फिर इधर था आपका कौन सा? CWG मध्य वाला, और नीचे नीचे आपका AW था। तो इसमें पूछा आपका कोपेन जलवायु के अनुसार जिलों में CWG जलवायु पाई जाती है। ये पाई जाती है देखो उदयपुर, प्रतापगढ़, झालावाड़, राजसमंद, सिरोही, पाली, जालौर, गंगानगर, रामगढ़ में तो नहीं पाई जाती। ये कैंसिल हो गया आपका 56 में। सिरोही नहीं आएगा इसमें, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका। उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, तो आपका प्रतापगढ़ किसमें आएगा? AW में आएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। और बच्चा कौन सा? सोनभद्र, कोटाबूंदी। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 57, थानवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार कौन सा युग्म सही नहीं है? यह बताना है आपका। तो 57 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? CA- शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, EA-D ये आपके पश्चिमी राजस्थान में पाया जाता है। अर्धशुष्क जलवायु आपका ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार है? प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार है, ये मैं बताना था। छोटा नागपुर का पठार भी आपके प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार है। कार्बी एलोंग का पठार भी आपका प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार है। पश्चिमी शिलांग का पठार भी आपके प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार है। कोयम्बटूर पठार भी आपका किसका आपका प्रायद्वीपीय खंड का विस्तार है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59, उत्तर पूर्वी भाग में स्थित मेघालय पठार एवं छोटा नागपुर का पठार को अलग करने वाला स्थल ला करती है। जो उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित मेघालय का पठार और छोटा नागपुर का पठार है उसको अलग करने वाली स्थल करती है मॉरिशस बेसिन, मालदा वंश, उच्च पाटभूमि या मुख्य केंद्रीय वंश। तो कौन सा टर्म क्या हो जाएगा आपका? मालदा वंश। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या आपका, कश्मीर घाटी में अवस्थिति मिलती है। जो आपकी कश्मीर घाटी है उसकी अवस्थिति मिलती है वर्दी हिमालय, काराकोरम श्रेणी के मध्य नहीं, वर्दी हिमालय और पीर पंजाब श्रेणी के मध्य। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कश्मीर घाटी की जो अवस्थिति है वो किन के मध्य? आपकी वर्दी हिमालय एवं पीर पंजाब श्रेणी के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 क्या आपका, निम्नलिखित में पर्वत श्रेणियों को दक्षिणी से उत्तर की क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित जो आपकी पर्वत श्रेणियाँ दी गई है उनको दक्षिण से उत्तर की क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आपका कैलाश पर्वत श्रेणी आएगा, फिर आपकी काराकोरम,
या जास्कर, फिर जास्कर आएगा, फिर कौन सा आएगा आपका लद्दाख, फिर आएगा आपका काराकोरम। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा दक्षिण से उत्तरी क्रम में आपकी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। जाफरान कृषि के लिए प्रसिद्ध करेवा निक्षेप का विस्तार मिलता है। किस कृषि के लिए? जाफरान कृषि के लिए प्रसिद्ध करेवा निक्षेप मिलता है हिमालय में, कश्मीरी हिमालय में, उत्तराखंड हिमालय में, सिक्किम हिमालय में। ये मिलता है आपको कश्मीरी हिमालय में। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 62 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। सूची पृष्ठ को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड का सही उपयोग कीजिए। सूची पृष्ठ में प्रमुख दरें दे रखी हैं, सूची सेकंड में पर्वत श्रेणियां दे रखी हैं 62 के अंदर। तो देखो जोजिला दर्रा है, जोजिला कहाँ पाया जाता है आपका, कहाँ पर स्थित है, कौन सी पर्वत श्रेणी में स्थित है आपका जोजिला दर्रा? ये स्थित है आपके वर्ती हिमालय में। तो ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। पटोला दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। बनिहाल दर्रा आपके लद्दाख में है या पीर पंजाल श्रेणी में है? तो पीर पंजाल श्रेणी में। और खारदुला दर्रा आपकी लद्दाख में स्थित है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2, 1, 3, 4। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करके सत्य कथन का में चयन करना है। कौन सा सत्य कथन है? बियापू, बाल्टोरा और स्पायर रिमो प्रमुख ग्लेशियर है, बिल्कुल राइट है। खुजराहो, सासेला और मिनाताका प्रमुख दरें हैं। इस श्रेणी में 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई की पर्वतचोटियां और जो वनस्पति विहीन हिमाच्छादित रहती है, बिल्कुल। तो उपरोक्त कथन किस पर्वत श्रेणी की विशेषता बता रहा है? ये आपके दो तीनों कथन है। कौन सी पर्वत श्रेणी की विशेषता बता रहे हैं? आपकी काराकोरम श्रेणी की बता रहे हैं, लद्दाख की बता रहे हैं, जास्कर की बता रहे हैं, पीर पंजाल की बता रहे हैं। तो 64 में आपका आंसर हो जाएगा ये आपके काराकोरम श्रेणी की बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये ऊपर की तरफ 3 फाड़ियाँ ऐसे। ये अपना इंडिया है, भारत छोटा सा। इधर सुंदर नदी आती हैं, बीच से गुजर जाती हैं, ठीक है। तो इसमें देखो आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो, इसका आंसर तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया 64 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। नुब्रा घाटी का विस्तार मिलता है। जो आपकी नुब्रा घाटी है ये आपके लद्दाख श्रेणी या जास्कर श्रेणी के मध्य मिलता है, काराकोरम में जास्कर श्रेणी के मध्य मिलता है, काराकोरम में लद्दाख श्रेणी के मध्य मिलता है, लद्दाख श्रेणी। तो आपका नुब्रा घाटी है, इसका संबंध होता है आपका काराकोरम और लद्दाख श्रेणी के मध्य। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 65 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। सूची पृष्ठ को सेकंड सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए कोड का सही उपयोग कीजिए। प्रमुख चोटियां दे रखी है और उनकी ऊंचाई दे रखी है। तो प्रमुख चोटियां सैंडल है, सैंडल कितनी है आपकी 738 मीटर है। माउंट डिओली है वो 515 मीटर है। माउंट कायोब है, इसकी 460 मीटर। और माउंट थ्विलर है वो कितनी है, इसकी औसत ऊंचाई आपकी 642 मीटर है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2, 4, 3, 1। देखो कौन सी ऑप्शन है वही आपका आंसर हो जाएगा 2, 4, 3, 1। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 66 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या होगा। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर असत्य कथन का चयन करना है। जो निम्नलिखित कथन है उनको चयन करके हमें असत्य कथन बताना है। कौन सा असत्य कथन है आपका? प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। कितनी है आपकी? 600 से 900 मीटर है। ये तो आपका राइट है आपका 67 के अंदर। प्रायद्वीपीय भाग भारत का प्राचीनतम भौतिक भाग है। ये भी आपका बिल्कुल राइट है। जो आपका प्रायद्वीपीय भाग है भारत का प्राचीनतम भौतिक भाग है, बिल्कुल राइट। दक्कन के पठार को केरल में मैसूर के पठार के नाम से जाता है। दक्कन का पठार आपकी केरल में नहीं है। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा सत्य कथन। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसका 67 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। भारत की जलवायु है, जो आपका भारत है इंडिया है, इसकी जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय या मानसूनी, शीतोष्ण कटिबंधीय। तो 68 का आंसर हो जाएगा आपका उष्ण कटिबंधीय। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 68 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69 क्या है आपका? कथन भारत में विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु पाई जाती है का संबंध है आपके। ये कथन किसने कहा था कि भारत में विश्व की समस्त प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ब्लेनफोर्ड ने, मार्स डैन ने, या कोटेश्वरम में, या अलम मसूदी ने। तो 69 में ये कहा था आपकी मार्स डैन ने। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 क्या आपका? भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है। जो आपकी भारतीय जलवायु है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं ये हमें बताना था। तो अक्षांश स्थिति भी प्रभावित करती है, समुद्र तल से ऊंचाई भी प्रभावित करती है, समुद्र तल से दूरी भी प्रभावित करती है, उच्चार्जों का प्रभाव भी प्रभावित करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा 70 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या आपका?
निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर असत्य कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करके हमें असत्य कथन का हमें चयन करना था। कौन सा असत्य कथन है? भारत की अधिकांश वर्षा वितरण मौसमी प्रकार का है। यह भारत की जो अधिकांश वर्षा है उसका वितरण आपकी मौसमी प्रकार का है, ये आपका राइट है। वर्षा की कुल मात्रा एवं परिवर्तनशीलता में समानुपाती संबंध होता है, समानुपाती संबंध नहीं होता, व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। तो ये असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? वो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? भारत में औसत वार्षिक वर्षा होती है, जो आपका भारत है, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 90 सेंटीमीटर, 125 सेंटीमीटर, 135 सेंटीमीटर, 165 सेंटीमीटर। तो आपका 72 में जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2, 125 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 73। 73 क्या आपका? 73 आपका भारतीय वर्षा की प्रादेशिक विविधताओं के संबंध में नीचे दिए कथनों पर अध्ययन करके सत्य कथन का हमें चयन करना है 73 के अंदर। तो हिमालय क्षेत्र में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है। किसमें होता है? आपका हिमपात के रूप में होता है, आपका राइट कथन है। तमिलनाडु में तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु में आरंभ होती है। ये लौटता हुआ मानसून ही तमिलनाडु की शरद ऋतु में वर्षा करता है, बाकी भारत में वर्षा नहीं करता। ये भी आपका बिल्कुल राइट है। ये इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है यहाँ पर तमिलनाडु की कोरोमंडल तट पर। उत्तरी मैदानी भाग में वर्षा की पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, बिल्कुल राइट है। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है, बिल्कुल राइट है। तो हमें पूछा सत्य कथन कौन सा? तो तीनों कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा कारण उत्तरी पश्चिमी भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? उत्तरी पूर्वी मानसून, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, लौटता हुआ मानसून या शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 75। भारतीय मानसून में प्रस्फोट हेतु किसे उत्तरदायी माना है? प्रस्फोट हेतु किसे उत्तरदायी माना है, ये हमें बताना है। पूर्वी जेट धाराएं, पश्चिमी जेट प्रवाह है, ला निनो या व्यापारी पर्व। तो 75 में आपका आंसर हो जाएगा पूर्वी जेट धाराएं, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 76। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर सत्य कथन का हमें चयन करना है। सत्य कथन कौन सा आपका? मेघालय की खासी की पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी और मोसीराम में औसत वार्षिक वर्षा 1080 सेंटीमीटर से अधिक है। ये तो आपका बिल्कुल राइट है। राजस्थान में के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम है, बिल्कुल राइट है। राजस्थान का जो जैसलमेर है उसमें औसत वार्षिक वर्षा आपकी 10 सेंटीमीटर से भी कम है। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट पर अधिक वर्षा होती है। नहीं, पश्चिमी घाट पर अधिक वर्षा होती है पूर्वी घाट की तुलना में। ये आपका गलत हो जाएगा। तापमान, वायुदाब, पवनों की गति एवं ढाल की मात्रा वर्षा के वितरण को प्रभावित करती है, बिल्कुल राइट है। जो आपके तापमान, वायुदाब, पवनों की गति है वर्षा की मात्रा क्या करती है? प्रभावित करती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य कथन 1, 2 और 4 सत्य कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77 क्या होगा? फरवरी माह में दक्षिणी जेट प्रवाह की औसत स्थिति मिलती है। जो आपको फरवरी माह है उसमें दक्षिणी जेट प्रवाह, इसमें औसत स्थिति मिलती है आपकी 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, या 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। तो 77 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर मिलती है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। जुलाई माह के में अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र RTCZ की अवस्थिति मिलती है 10 डिग्री से 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 15 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश, या 20 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश। जो आपका जुलाई माह है उसमें अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ की अवस्थिति है वो मिलती है आपकी 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 78 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 79 क्या आपका? उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को भारत में आकर्षित करने हेतु उत्तरदायी दिशा है। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को भारत में आकर्षित करने हेतु उत्तरदायी दिशा कौन सी है, ये हमें बताना है। पूर्वी जेट प्रभाव, पश्चिमी मानसूनी पवन, या निम्न वायुदाब स्थिति, या उच्च दाब दिशाएं। 79 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, निम्न दाब स्थिति। जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को भारत में आकर्षित करने हेतु उत्तरदायी दिशा है वो कौन सी आपकी? निम्न दाब स्थिति, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 79 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करके सत्य कथन का चयन करना। हमें सत्य कथन कौन सा है यह बताना था हमें। पहला कथन दे रखा है, पहला कथन क्या दे रखा है हमें? अधिक तापमान के कारण भारत के उत्तर पश्चिम भागों पर गहन और न्यून दाब क्षेत्र विकसित हो जाता है, बिल्कुल राइट है। ये तो आपका अधिक तापमान के कारण भारत के उत्तर पश्चिम भागों पर गहन न्यून दाब क्षेत्र विकसित हो जाता है। भारतीय निम्न दाब क्षेत्र दक्षिण पूर्वी संवर्गीय पवनों को आकर्षित करता है। कौन सी पवनों को आकर्षित करता है? आपके दक्षिणी पूर्वी संवर्गीय पवनों को, ये भी आपका राइट है।
ITCZ वायुदाब का क्षेत्र, उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है जिसे मानसून गर्त भी कहा जाता है। ये आपका गलत हो जाएगा। 180 में ये आपका गलत है, तो आपका आंसर का जगह 1 और 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर देखो 1 और 2 कौन से हैं? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 80 के अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 करते हैं हम। कथन व कारण दो व्यक्तियों दिए गए और जिनका अध्ययन कर सत्य कथन का हमें चयन करना है। सत्य कथन कौन सा है ये हमें बताना था। कैसे के अंदर कथन दे रखा है, बाद में अधिकतर मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर की शाखा से होती है। तो ये तो आपका बिल्कुल राइट है। और सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा अरब सागर की शाखा से होती है वर्षा। कारण आर देखिए, मेघालय के पठार की प्रकार आकृति बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा अधिकांश वर्षा प्राप्त करती है। तो ये भी आपका राइट है। तो देखो आपका ए और आर दोनों राइट है, यानी दोनों सही है, परंतु आर एक सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। मानसून उत्पत्ति से संबंधित तापीय सिद्धांत किसने दिया था? कौन सा सिद्धांत तापीय सिद्धांत है वो किसने दिया था? आपके फ्लोनवादी ने, हेले ने, स्पेट ने या जॉनसन ने? तो 82 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हेलेन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। जेट स्ट्रीम संकल्पना के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। जो आपके जेट स्ट्रीम संकल्पना है इसके संबंध में सत्य कथन बताना था। सत्य कथन कौन सा है? जेट स्ट्रीम मानसूनी हवाओं के प्रत्येक संबंध होता है। तो ये तो आपका बिल्कुल राइट है। जेट स्ट्रीम का मानसूनी हवा से क्या होता है? आपका प्रत्येक संबंध होता है। दूसरा देखो क्या दे रखा है हमें। दूसरा दे रखा है, शीत ऋतु के समय जेट स्ट्रीम की स्थिति हिमालय से दक्षिण में मिलती है। बिल्कुल राइट है। पूर्वी जेट स्ट्रीम की स्थिति अगस्त माह में 22 डिग्री उत्तर अक्षांश पर रहती है। नहीं। निम्न दाब के कारण तिब्बत के पठार में ऊपरी वायुडाल में चक्रवाती दशा मिलती है। नहीं मिलती। तो आपका 1 और 2 सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा किसमें? 83 में ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 84 क्या आपका? 84 क्या आता है आपका? क्वेश्चन नंबर 84 आता है आपका, मानसून के पूर्वानुमान हेतु किस स्थिति में शक्तिशाली मानसून की स्थिति व्यक्त करती है? तायती व डार्विन के वायुताप अंतर धनात्मक हो, तायती या डार्विन के वायुताप अंतर ऋणात्मक हो, या तायती डार्विन के वायुताप के अंतर शून्य हो? नहीं। तायती डार्विन के वायुताप की स्थिति अधिक सामान्य हो? नहीं। ऋणात्मक हो? नहीं। क्या हो आपकी तायती और डार्विन के वायुताप के अंतर है वो कैसा हो? धनात्मक हो। तो शक्तिशाली मानसून की स्थिति व्यक्त की जा सकती है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा 84 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 85। मानसून प्रत्यावर्तन से तात्पर्य, जो आपको मानसून है, मानसून के प्रत्यावर्तन से तात्पर्य क्या है ये मैं बताना था। मानसूनी हवाओं का चक्रवाती रूप से आगमन, मानसूनी हवाओं का चक्रवाती रूप से लौटना, मानसूनी का कम वर्षा से अधिक वर्षा में बदलना, मानसून का निम्न स्थानों के संदर्भ में हटना। तो मानसून प्रत्यावर्तन है उसका तात्पर्य क्या है आपका? 85 में आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, मानसून का विभिन्न स्थानों के संदर्भ में हटना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 86 क्या आपका? मानसून वर्षा की परिवर्तनशीलता का संबंध में सत्य कथन बताना था हमें 86 के अंदर। देखो दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा में परिवर्तनशीलता बढ़ती है। बिल्कुल राइट बात है। दक्षिण से उत्तर की ओर वर्षा में जो परिवर्तनशीलता है वो आपकी परिवर्तनशील बढ़ती है। ये भी आपका राइट हो गया। दक्षिण पूर्वी भाग से उत्तर पूर्वी पश्चिमी की ओर परिवर्तनशीलता बढ़ती है। बिल्कुल राइट है। वर्षा की मात्रा परिवर्तनशीलता के समानुपातिक संबंध होता है, समानुपातिक संबंध नहीं होता है। ये आपका गलत हो जाएगा। तो हमें क्या पूछा? सत्य कथन। तो सत्य कथन 1 और 2 सत्य कथन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 86 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87 क्या आपका? निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कर सत्य कथन का चयन कीजिए। सत्य कथन का हमें चयन करना था। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करके, शुष्क निम्न वायुदाब केंद्रों के चारों ओर वायु का तीव्र गति से ऊपर की ओर सेवन यानी डस्ट स्टॉर्म कहलाता है। ये बिल्कुल राइट है आपका। शुष्क हवा के सेवन के रूप में ऊपर उठते समय आर्द्रता के मिश्रण से वर्ष तूफानों की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? आपकी वर्ष तूफानों की उत्पत्ति होती है। ये भी आपका राइट है। तो हमें क्या पूछा था? सत्य कथन पूछा था। तो आपका 1 और 2 दोनों सत्य। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 88 के था आपका, कार्तिक मास की उष्मा का संबंध होता है। जो आपकी कार्तिक मास है उसके उष्मा का संबंध होता है मानसून पर स्फोट, चक्रवाती अवदाब, मानसून निवर्तन, या कार्तिक माह की गर्म शुष्क हवा। तो आपको कार्तिक मास की उष्मा का संबंध है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका मानसून निवर्तन से संबंध है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उष्मा का संबंध होता है मानसून निवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 क्या आपका? निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन करके सत्य कथन
विचरण गुणांक का संबंध वर्षा निवर्तन से को दर्शाता है। विचरण गुणांक का जो संबंध है वर्षा निवर्तन को नहीं दर्शाता। ये तो गलत हो गया आपका। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी प्रायद्वीपीय भाग पूर्वी गंगा मैदान में 25% कम वर्षा की परिवर्तनशीलता मिलती है। बिल्कुल राइट है। पश्चिमी राजस्थान में 50% से अधिक वर्षा की परिवर्तनशीलता मिलती है। ये भी आपका राइट है। तो सत्य कथन 2 और 3 राइट कथन था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। वर्षा की परिवर्तनता के आकलन हेतु कौन सा सूत्र अभिकल्पित कलित किया जाता है? ये माध्य व मानक विचलन बताना है हमें। तो विचलन गुणांक बराबर क्या होता है आपका? 90 का आंसर हो जाएगा। विचलन गुणांक बराबर होता है मानक विचलन अपॉन माध्य इंटू 100। तो आपका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विचलन गुणांक बराबर मानक विचलन अपॉन माध्य इंटू 100। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 91। तमिलनाडु तट पर वर्षा ऋतु में शुष्क क्यों रह जाता है? तमिलनाडु तट बंगाली खाड़ी के मानसून पवनों की समांतर पड़ता है। कैसे पड़ता है आपका? समानांतर पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 92 क्या है आपका? 92 क्वेश्चन आपका 92 क्वेश्चन नंबर का है आपका। शीत ऋतुओं के उत्तरी भारत में अधिक सुदृढ़ होने के कौन से कारण है? कोड द्वारा से उत्तर का चयन करना है हमें। शीत ऋतु के उत्तरी भारत में अधिक सुदृढ़ होने की कौन से कारण है, ये हमें बताना था। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से दे रखे हमें। समुद्र के समकारी प्रभाव की अनुपस्थिति, उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनी, पश्चिमी विक्षोभ, हिमालय क्षेत्र में हिमपात का होना। तो कोड कौन कौन से आपके? तो यहाँ से 92 में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो हो जाएगा आपका समुद्र के समकारी प्रभाव की अनुपस्थिति, उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनी नहीं होगा, पश्चिमी विक्षोभ होगा और हिमालय क्षेत्र में हिमपात होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 92 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 क्या है आपका? शीत ऋतु में 21 डिग्री की समताप रेखा की स्थिति होती है। शीत ऋतु में जो 31 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा है इसकी स्थिति होती है आपकी मध्य भारत के में कर्क रेखा के समांतर क्रम में, हिमालय क्षेत्र के दक्षिणी में समांतर क्रम में, पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में या पश्चिमी तटीय प्रदेश के समानांतर। तो ये होती है आपकी मध्य भारत की कर्क रेखा के समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। AMW जलवायु प्रदेश की स्थिति मिलती है। AMW जलवायु है, इसकी जलवायु प्रदेश की स्थिति मिलती है आपकी कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, मालाबार तटीय क्षेत्र में, भारत के उत्तरी मैदानों में या पश्चिमी घाट के पूर्वी भागों में। तो ये मिलती है आपकी मालाबार तटीय क्षेत्र में, केरल के है ना मालाबार तट, तो वहाँ पर मिलती है आपकी AMW जलवायु प्रदेश की स्थिति मालाबार तटीय क्षेत्र में। और कोरोमंडल तट यानी तमिलनाडु में AS जलवायु पाई जाती है यहाँ पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95 क्या आपका? कोपेन के अनुसार कौन सा प्रदेश CWG जलवायु की स्थिति में इंगित नहीं है? ये मैं बताना था। तो देखो पूर्वी राजस्थान भी है, असम मेघालय प्रदेश भी आपका, प्रायद्वीपीय भारत का उत्तरी भाग है वो आपकी CWG जलवायु स्थिति में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपका गंगा यमुना नदी मैदानी भाग भी आपकी CWG जलवायु की स्थिति में स्थित है। तो कौन सा नहीं है आपका? प्रायद्वीपीय भारत के उत्तरी भाग इसमें शामिल नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 96। पूर्वी तटीय वृष्टि छाया क्षेत्र में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? जो आपके पूर्वी तटीय वृष्टि छाया क्षेत्र है इसमें किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? BSSW, AW, AS या BWSW। तो 96 में आपका आंसर हो जाएगा AS प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 97। भारतीय कर्क रेखा किन जलवायु प्रदेशों को एक दूसरे से विच्छेद करती है? जो भारतीय जो कर्क रेखा है वो किन जलवायु प्रदेशों को एक दूसरे से विच्छेद करती है? BWSW, BSSW या AMW या BSSW, AW, CWG, AW, AS। तो 97 में आपका आंसर हो जाएगा ये विच्छेद करती है आपकी AW और CWG को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 98। सूची पृष्ठ को सूची से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची पृष्ठ में हमें जलवायु प्रदेश दे रखे, सूची से में अवस्थिति की प्रदेश दे रखे। ठीक है, तो देखो DFC किसमें पाई जाती है? आपकी अरुणाचल और सिक्किम के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। तो 3 देखो कौन से में? इसी में है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। और AS जलवायु पाई जाती है आपकी कोरोमंडल तट पर, और AW जलवायु पाई जाती है आपकी प्रायद्वीपीय भारत में, और BSSW पाई जाती है आपकी पश्चिमी राजस्थान के अंदर। शुष्क प्रदेश है, स्टेपीय प्रकार की जलवायु पाई जाती है यहाँ पर BSSW में। तो आपका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 99। भारतीय मानसून की विशेषताओं के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना। जो आपकी भारतीय मानसून है उसकी विशेषताओं के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना था। तो कौन कौन से सत्य कथन है आपकी?
मानसून पूर्व वर्षा मानसून के आगमन का प्रतीक है, बिल्कुल है। मानसून की पूर्व की वर्षा है मानसून के आगमन का प्रतीक है। मानसूनी वर्षा मुख्य रूप से ऊंचाई व भू-आकृति द्वारा नियंत्रित होती है, बिल्कुल राइट है। ऊंचाई और भू-आकृति द्वारा नियंत्रित होती है, बिल्कुल राइट है। मानसूनी वर्षा का वितरण बंगाल की खाड़ी की शाखा की तुलना में अरब सागर की शाखा से एक समान होता है, एक समान नहीं होता है, भिन्न भिन्न होता है। समुद्री तटीय क्षेत्रों में आंतरिक भागों में वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है, नहीं बढ़ती है। तो आपका सही पूछा था, दो पहला और दूसरा सही, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कौन सा आपका? पुणे मराठवाड़ा एवं बेंगलुरु क्षेत्र में कम मानसूनी वर्षा हेतु उपयुक्त कारण है, कौन सा कारण है इसमें? तटीय प्रभाव का नष्ट होना, नहीं। औद्योगिक प्रदूषण का कारण, नहीं। पर्वतीय श्रृंखलाओं का समकोण पर अवस्थित होना, नहीं। वृष्टि छाया के प्रभाव के कारण, कौन सा? वृष्टि छाया प्रभाव के कारण, क्योंकि इधर मालाबार तट आ जाता है, इधर तो वर्षा हो जाती है, इधर वाला क्षेत्र क्या हो जाता है आपका? वृष्टि छाया क्षेत्र रह जाता है। इसलिए यही कारण है आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101। क्वेश्चन नंबर 101 आपका, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर सत्य कथन का चयन करना है। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करके हमें सत्य कथन का चयन करना है। उत्तरी भारत की तुलना में दक्षिण भारत में कम दैनिक एवं वार्षिक तापमान कम पाया जाता है, बिल्कुल राइट है। उत्तरी भारत की तुलना में दक्षिण भारत में वर्षा की परिवर्तनशीलता कम मिलती है, बिल्कुल है। उत्तरी भारत की तुलना में दक्षिण भारत में वर्षा की जो परिवर्तनशीलता है वो कम मिलती है, बिल्कुल राइट है। कोड द्वारा देखो 1 और 2 आपका आंसर हो जाएगा, दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। भारत की उत्तर दक्षिण व पूर्व पश्चिम की लंबाई का अंतर कितना है? जो आपको भारत की उत्तर पश्चिम और पूर्व पश्चिम की लंबाई का अंतर कितना है ये मैं बताना था। तो ये अंतर है आपका 281 किलोमीटर, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका राजस्थान का है अंतर, राजस्थान का, तो इसका आंसर हो जाएगा 102 का ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करके सत्य कथन का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों का अध्ययन करके हमें सत्य कथन का चयन करना, कौन सा कथन सत्य है आपका? भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल विश्व की कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है, बिल्कुल राइट है। भारत का अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है, बिल्कुल राइट है। अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार लगभग कितना है? 30 डिग्री से 30 डिग्री है, बिल्कुल राइट है। भारत की अवस्थिति एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में, भारत की अवस्थिति एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व में नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। एशिया महाद्वीप की स्थिति में दक्षिण पश्चिम के अंदर है। भारत के दक्षिणतम सुदूर बिंदु पार्सन पॉइंट कहा जाता है, जो आपका दक्षिणतम बिंदु है पार्सन पॉइंट कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट भी कहा जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा, ये भी आपका सही है। तो ये क्या हो जाएगा? 1 2 4 सही है आपका, तो 1 2 4 ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 103 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104। मानक समय देशांतर रेखा अवस्थित राज्यों का दक्षिण से उत्तर की क्रम कौन सा है? दक्षिण से उत्तर की क्रम बताना था। सबसे पहले आएगा आपका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम बताना था हमें, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 105। 105 क्या आपका? निम्नलिखित राज्यों का उनकी तटीय सीमा की लंबाई के आधार पर अवरोही क्रम बताना है। जो आपकी तटीय राज्यों की सीमा के आधार पर अवरोही क्रम बताना था राज्यों का। तो सबसे ज़्यादा तटीय सीमा किसके साथ लगती है? ऑप्शन के जो दिया हुआ है, वैसे तो गुजरात के साथ लगती है, आपको पता ही है। तो सबसे ज़्यादा इन ऑप्शनों के अनुसार आंध्र प्रदेश के साथ लगती है, तो 1 नंबर आएगा सबसे पहले। तो इन दोनों में 1 नंबर है, तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगी आपकी 105 में। फिर आपकी तमिलनाडु की है, 3 नंबर आएगा, तो इसमें 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बच्चा कौन सा आपका? ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पर आ जाएगा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा और कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 106। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र का कुल विस्तार है, जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र है आपका, उसका कुल विस्तार कितना आपका? 7 लाख वर्ग किलोमीटर, 16.3 लाख वर्ग किलोमीटर, 23 लाख वर्ग किलोमीटर या 28.3 लाख वर्ग किलोमीटर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 23 लाख वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 107 क्या था आपका? निम्नलिखित में से किन परिणामों के आधार पर स्पष्ट होता है कि हिमालय पर्वत श्रेणी युवा अवस्था को प्रदर्शित करता है? जो युवा व्यवस्था को प्रदर्शित करती हैं, ये मैं बताना था। गोर्ज, सिपरिकाई, वी आकार की घाटियाँ या जलप्रपात, तो कौन से परिणाम के आधार पर ये स्पष्ट है कि हिमालय पर्वत श्रेणी युवा अवस्था को प्रदर्शित करती है? तो 107 का आंसर हो जाएगा आपका गोर्ज भी करता है, सिपरिकाई, वी आकार की घाटियाँ और जलप्रपात, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त से भी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 108 क्या आपका? निम्नलिखित में से कौन सा समूह महान हिमालय के क्षेत्र में अवस्थित है? कौन सा समूह है जो आपके महान हिमालय के क्षेत्र में अवस्थित है, ये बताना था हमें। 108 में देखो धौलागिरी है आपका, मकालो भी है, कंचनजंगा भी है, मानसेराम नहीं है, मानसेराम आपके पूर्वोत्तर प्रदेश में, केटू गॉडविन ऑस्टिन भी नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 1 2 3 ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 109 क्या आपका, करेवा निक्षेपण के अवसाद का संबंध किस भूगर्भीय काल से है? मायोसीन काल, प्लीस्टोसीन काल, इयोसीन काल या ओलिगोसीन काल। तो 109 में आपका आंसर हो जाएगा प्लीस्टोसीन काल, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 110, ब्लू माउंटेन चोटी स्थित है, आपकी जो ब्लू माउंटेन चोटी है वो स्थित है नागू पहाड़ियों में नहीं, मीजो पहाड़ियों के अंदर। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 110 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 111, वर्त हिमालय, पीर पंजाल एवं धौलागिरा श्रेणी का विस्तार हिमालय किस प्रादेशिक भाग का हिस्सा है? कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय या ट्रांस हिमालय। तो ये आपकी कश्मीर हिमालय का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्त हिमालय, पीर पंजाल और धौलागिरी श्रेणियाँ हैं, इनका विस्तार हिमालय की कश्मीर हिमालय का प्रादेशिक भाग है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 112, असंगठित एवं मृदुल चट्टानों को विकसित मोलिसिस बेसिन का उदाहरण है। मोलिसिस बेसिन का उदाहरण ये बताना था हमें, मेघालय का पठार, मिजोरम, उड़ीसा का पठार मैदान या पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो 112 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 मिजोरम। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर असत्य कथन का चयन करना है। असत्य कथन कौन सा आपका ये बताना था हमें, फुल्लू की घाटी उत्तराखंड हिमालय में स्थित है, बिल्कुल राइट है। लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय श्रेणियों के मध्य अनुप्रस्थ आकृतियों के को दून कहते हैं, अनुप्रस्थ आकृतियों को दून नहीं कहते, ये आपका गलत कथन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि असत्य कथन पूछा था हमें। क्या पूछा था? असत्य कथन पूछा था। कश्मीर घाटी की अवस्थिति महान हिमालय एवं पीर पंजाल श्रेणी के बीच स्थित है, ये भी बिल्कुल राइट है। उत्तराखंड हिमालय में स्थित है, घास मैदान को बुग्याल कहा जाता है, ये भी आपका राइट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं लघु हिमालय की है? कौन सी विशेषताएं लघु हिमालय की है हमें बताना था। लघु हिमालय श्रृंखला सबसे अधिक अस्तित्व है, बिल्कुल राइट है। इस श्रृंखला का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित परिवर्तित से हुआ है, बिल्कुल राइट है। पीर पंजाल धौलाधार पर्वत श्रेणियों को लघु हिमालय के भाग है। जो आपके पीर पंजाल धौलाधार पर्वत श्रेणी है ये आपकी लघु हिमालय के भाग है, बिल्कुल राइट है। तो कौन सा लघु हिमालय की विशेषता है? तीनों लघु हिमालय की विशेषताएं हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 115, प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। जो आपको कांगड़ा और कुल्लू घाटी स्थित है शिवालिक पर्वत श्रेणी में, ट्रांस हिमालय में, मध्य हिमालय में या महान हिमालय में। तो ये आपकी स्थित है आपके मध्य हिमालय में, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूरी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है। जो आपको हिमालय पर्वत श्रृंखला की पूरी पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण क्रम व्यवस्थित करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम पूछा जा चुका है ये। पटकोई भूमाता, नागा, फिर मणिपुर, फिर मिजो पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 117, कथन व कारण दो व्यक्ति भी दिए गए हैं जिनका अध्ययन कर सत्य कथन का चयन करना था। सत्य कौन सा? कथन ए है, उत्तरी पर्वतों को निकलने वाली नदियां निचले भागों की नदियों का निर्माण करती हैं। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। कारण देखो, और उत्तरी पर्वतों से निकलने वाली नदियों के निचले भाग में ढाल तीव्र होने के कारण नदियों का बहाव तेज होता है, तेज नहीं होता, ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए सही है, आर गलत है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118, निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर असत्य कथन कौन सा है ये हमें बताना है। 118 में असत्य कथन कौन सा है ये देखिए। तो पहला कथन देखिए, उत्तर के विशाल मैदानी भागों की औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर, बिल्कुल राइट है। पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलने पर मैदानी भाग की चौड़ाई घटती जाती है, घटती नहीं बढ़ती है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। असत्य कथन ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। 3 दे रखा है, मैदानी भागों की उत्पत्ति प्लीस्टोसीन काल में मानी जाती है। कौन से काल में मानी जाती है? आपकी प्लीस्टोसीन काल में मानी जाती है, ये भी आपका राइट है। ओल्डहैम के अनुसार मैदानी भाग में जलोढ़ गहराई उत्तरी भाग की तुलना में दक्षिणी भागों में अधिक मिलती है, बिल्कुल राइट है। तो इसका आंसर तो क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर 2 118 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, हिमालय के दक्षिणी मैदानी भागों के मध्य विकसित निम्न स्थलाकृतियों को उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए। कैसे करना है हमें? दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करना है। तो तराई, बांगर और भांगर है, तो 119 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहले तो आएगा आपका भांगर, फिर कौन सा आएगा? तराई, फिर कौन सा आएगा आपका? भाबर। तो आपका आ जाएगा 2, 1 नंबर पे ये आएगा, फिर 2 नंबर पे, 3 नंबर पे। तो देखो 2, 1, 3 कौन से में? ऑप्शन नंबर 3 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 120, गुम्फित अपोहा का संबंध किस संरचनात्मक प्रदेश से है? गुम्फित अपोहा का क्षेत्र है वो किस संरचनात्मक प्रदेश से? भांगर या बंगर या तराई, खादर या बाबर। तो 120 का आंसर हो जाएगा आपका भाबर, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 121,
निम्नलिखित में से असममित कथन का चयन करना। असममित कथन का चयन करना कौन सा है? भूड है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कठोर टिलेनुमा जमाव है, बिल्कुल राइट है। कंकड़ ये जलोढ़ मृदा की ऊपरी सतह पर कैल्शियम जमाव की संरचना है, बिल्कुल राइट है। चाओस पंजाब मैदान में नदी जलधाराओं को निर्मित अवनलके हैं, ये भी है। बेट है और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खदर भूमि का भाग नहीं है, तो आपका संगत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 122 क्या है आपका? प्रायद्वीपीय पठार के अनेक हिस्से भू उत्थान व निम्न जनभ्रंश तथा विभंग निर्माण प्रक्रिया के अनेक पुनरावर्ती दौर से गुजरे हैं। उपयुक्त कथन निम्न में से किसका परिणाम है? कूट द्वारा सही उत्तर का में चयन करना है। रिफ्ट घाटियाँ, टोर, सीमाभ्रंश या ब्लॉक पर्वत। तो 122 का आपका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये तो रिफ्ट घाटियाँ, एक टोर नहीं है आपका, सीमाभ्रंश और आपका ब्लॉक पर्वत। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 122 का। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 क्या आपका? निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कर सत्य कथन का चयन करने में। सत्य कथन कौन सा है ये मैं बताना था। प्रायद्वीपीय पठार की ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती है, बिल्कुल राइट है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है, बिल्कुल राइट है। पश्चिमी घाट सतत है जिन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है, बिल्कुल राइट है। पश्चिमी घाट है वो आपका सतत है, केवल दर्रों के द्वारा ही प्रवेश किया जा सकता है, पार किया जा सकता है, ये भी आपका राइट है। तो सत्य कथन पूछा तीनों सत्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 124 क्या आपका? जोधपुर के फलोदी के निकट बोल्डर्स पर हिमानी घर्षण के अवशेष विद्यमान है। इन अवशेषों के आयुकाल का संबंध है। इन अवशेषों का आयुकाल का संबंध आपके 18 करोड़ वर्ष पूर्व है, 25 से 30 करोड़ वर्ष पूर्व, 55 करोड़ वर्ष पूर्व या 9.8 करोड़ वर्ष पूर्व है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 25 से 30 करोड़ वर्ष पूर्व। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25। उत्थित संप्राय मैदान का उदाहरण है। जो आपका उत्थित संप्राय मैदान है इसका उदाहरण है मैसूर का पठार, रांची का पठार, रायल सीमा का पठार या कार्बी एलोंग का पठार। तो 125 में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रांची का पठार। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 126 क्या आपका? सूची पृष्ठ को सूची से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दी कूट का सही उपयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। समुद्री जलमार्ग और अवस्थिति दे रखी है, ठीक है। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल का आपका 8 डिग्री चैनल हो जाएगा आपका मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है, तो ऑप्शन नंबर 4। तो देखो 4 किस में आ रहा है? ये तो 2 में आ रहा है, एक 4 में आ रहा है, तो 2 तो कैंसिल हो गए। फिर दूसरा देखो क्या आ रहा है आपका 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किसको करता है आपके? ये करता है आपका अमीन द्वीप और मिनिकॉय को, तो ऑप्शन 3 आ जाएगा। तो इनमें से 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है। 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को लगता है, इसमें 2 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और दक्कन पास आपका दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित विशेषताओं हिमालय की किस भाग से संबंधित है? किस भाग से संबंधित है ये मैं बताना था। मध्यम ढाल, गहरी व जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्ष वर्षा एवं मंद शीत ऋतु, कश्मीर हिमालय, हिमाचली हिमालय, सिक्किम हिमालय या अरुणाचल हिमालय। तो आपका 101 विशेषता है मध्यम ढाल, गहरी एवं जीवाश्म युक्त मिट्टी, संपूर्ण वर्षा एवं मंद शीत ऋतु। तो 127 का आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम हिमालय की विशेषता है, ऑप्शन नंबर 3। 128 देगी। टेकरी पहाड़ी श्रृंखलाएं भारतीय किस भू आकृतिक प्रदेश का दृश्यमान है? जो आपकी टेकरी है वो पहाड़ी श्रृंखलाएं भारतीय किस भू आकृतिक प्रदेश का दृश्यमान है? हिमालय पर्वत, प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर भारत का मैदान या द्वीप समूह। तो 128 में हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 129 क्या आपका? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है ये मैं बताना है। पूर्वी घाट अविरत नहीं है, बिल्कुल राइट है। जो आपका पूर्वी घाट है वह अविरत नहीं है। यमुना की अधिकतर सहायक नदियाँ सतपुड़ा व महादेव की पहाड़ियों से निकलती हैं, नहीं। यमुना की अधिकांश नदियाँ सतपुड़ा व महादेव की पहाड़ियों से नहीं निकलती, ये आपका गलत हो जाएगा। भारत के मध्य उच्च भूभाग का पूर्वी विस्तार राजमहल की पहाड़ियों तक है, बिल्कुल राइट है। मेघालय का पठार की अति अपर्दित भूतल है, ये भी आपका राइट है। तो हमें क्या पूछा था? सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही नहीं है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 130 और आपकी सब्जेक्ट का अंतिम क्वेश्चन है ये आपका। लघु ग्रीष्म और ठंडी आर्द्र शीत ऋतु वाला जलवायु प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो 130 का आपका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 131 क्या है? 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों और मतों तथा भावनाओं का आदान प्रदान क्या कहलाता है? आपका संप्रेषण कहलाता है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 132 क्या आपका? निम्नलिखित में से क्या एक अशाब्दिक संप्रेषण का प्रकार है? मौखिक संप्रेषण नहीं, लिखित नहीं, संकेतात्मक कूट भाषा द्वारा संप्रेषण, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133। कक्षा कक्ष में संप्रेषण के विभिन्न स्वरूप कौन से हैं? लिखित, मौखिक, सांकेतिक
तो उपरोक्त सभी, तो 133 में आपका आ जाएगा उपरोक्त सभी। लिखित भी है, मौखिक भी है, सांकेतिक भी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 134, सरल मॉडल के रूप में संप्रेषण का सही क्रम क्या है। संप्रेषण का सही क्रम क्या होता है, सर्वप्रथम आपका क्या होता है, संप्रेषण का स्रोत होता है, तो स्रोत इसमें तो ये दो तो कैंसिल हो जाएंगे। फिर आपका संदेश का माध्यम होता है, इसमें डिकोडिंग आ गया, तो संदेश का माध्यम, फिर संदेश प्राप्त करता है, फिर पृष्ठपोषी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 135, संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग, एनकोडिंग, प्रतिपुष्टि तथा अनुक्रिया सम्मिलित रूप से वर्गीकृत किए जाते हैं। संचार उपकरण के रूप में, संचार चैनल के रूप में, संचार तत्वों के रूप में, संचार पक्षों के रूप में। तो 135 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, संचार चैनल के रूप में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 136 क्या आपका, संप्रेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक तत्व है। संप्रेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से, ये मैं बताना था। स्रोत, संदेश, माध्यम है, एनकोडिंग, डिकोडिंग, प्रतीक भी है, विचार, उद्देश्य और संकेत भी है, पृष्ठपोषण, संदेश और ग्रहणकर्ता और संदर्भ नहीं है, ये आपके आवश्यक तत्व नहीं है। तो आपके 1, 2, 3 आवश्यक तत्व है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137 क्या है आपका, इनमें से संप्रेषण प्रक्रिया का मुख्य भाग नहीं है। संप्रेषण प्रक्रिया का मुख्य भाग नहीं है, संदेश भेजना भी है, संदेश बनाना भी है, संदेश जांचना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 137 का, जो मुख्य भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 138, संप्रेषण का कार्य है। संप्रेषण का कार्य क्या आपका, सूचनाओं का आदान प्रदान करना, शिक्षा एवं प्रशिक्षण में, अभिप्रेरणा में। तो उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा 138 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्रभावी कक्षा कक्ष के संप्रेषण से संबंधित नहीं है। प्रभावी कक्षा कक्ष के संप्रेषण से संबंधित नहीं है। उपयुक्त हाव भाव, विषय वस्तु स्पष्टता, अलंकारित भाषा या द्विमार्गी प्रक्रिया। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अलंकारिक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 140, संकेत संप्रेषण के साधन है। मुख्य संकेतों को हम सम्मिलित कर सकते हैं। बोले गए शब्द, चिन्ह, हाव भाव, उपरोक्त सभी। तो 140 में हो जाएगा उपरोक्त सभी, बोले गए शब्द, चिन्ह और हाव भाव। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 141, कक्षा में परस्पर स्वाद से क्या उभर कर आना चाहिए। कक्षा में परस्पर स्वाद, जो आपका स्वाद होता है, उसमें क्या उभर कर आना चाहिए, विवाद, सूचना, विचार या तर्क, वितर्क। तो 141 में आना चाहिए आपका विचार उभर कर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 142 क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण के दौरान होने वाली मनोवैज्ञानिक बाधा से संबंधित नहीं है। पूर्वाग्रह है, संबंधित है। शारीरिक विकृतियाँ आपका मनोवैज्ञानिक बाधा से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 143 क्या आपका, शिक्षक के लिए श्रेष्ठ संप्रेषण कौशल क्यों महत्वपूर्ण है। जो आपका शिक्षक है उसके लिए जो आपका श्रेष्ठ संप्रेषण कौशल महत्वपूर्ण क्यों है, तो प्रभावी शिक्षक ने अधिगम प्रक्रिया के लिए बिल्कुल राइट, अभिभावकों के अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए राइट, व्यक्तिगत और समूह के शिक्षण के लिए राइट, और सब उसके स्वयं की संतुष्टि के लिए राइट। सही बताना तो चारों सही है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रो सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन से संप्रेषण की एक अमुद्रित सामग्री नहीं है। अमुद्रित सामग्री नहीं है, टेलीविजन, कंप्यूटर, वीडियो या समाचार पत्र। तो 144 में क्या हो जाएगा आपका समाचार पत्र, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, संप्रेषण के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं है। देखो संप्रेषण दाता की भी आवश्यकता है आपको, संप्रेषक ग्राहक भी आवश्यकता है, माध्यम की भी आवश्यकता है, लेकिन पाठ्यक्रम की आवश्यकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 146 देखिए, श्रेष्ठ संप्रेषण का सिद्धांत है सूचनाओं की स्पष्टता, सूचनाओं का प्रसारण और पर्याप्त सूचनाएं। उपरोक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ संप्रेषण के सिद्धांत तीनों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 147, कथन ए है, संचार के बिना कोई संगठन नहीं हो सकता, और आर दे रखा है, संचार की प्रक्रिया ऊर्ध्वगामी, अधोगामी और पार्श्विक होती है। तो 147 में क्या हो जाएगा, आर और देखो आर और ए तो दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 148, संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व कौन सा आपका, संप्रेषण प्रक्रिया का प्रथम तत्व जनसंचार नहीं, संदेश भेजने वाला। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 149 क्या आपका, शैक्षिक प्रौद्योगिकी में संप्रेषणात्मक प्रवाहों में यह युग्म नहीं माना जाता। भाषण, श्रवण, लेखन, पठन, अनुदेशन, चिंतन, प्रदर्शन, निरीक्षण। तो 149 का आंसर क्या हो जाएगा, अनुदेशन, चिंतन, ऑप्शन नंबर 3। और अंतिम क्वेश्चन देखिए आपके मान्य टेस्ट 6 का, संप्रेषण द्वारा संप्रेषण जैसे हाथ मिलाना, पीठ थपथपाना कहलाता है। हेपिटक्स या क्रोनिमिक्स, इकोनिक्स या प्रोक्सेमिक्स। तो 150 का आंसर हो जाएगा आपका हेप्टिटक्स, हेप्टिक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका माइनर टेस्ट है, कंप्लीट कर चुके हैं, कंप्लीट 150 क्वेश्चन कर चुके हैं। इससे पहले भी 5 माइनर टेस्ट, 1 मेजर टेस्ट कर चुके हैं, और इसी सप्ताह में आपकी कलाम की जो अब तक हो चुके हैं इतने पूरा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब तक 12 टेस्ट हो चुके हैं और 12 तो होगी, 13 टेस्ट हो चुके हैं, यानी 2 तो मेजर हो चुके हैं आपकी, 10 माइनर हो चुके हैं, और 11 माइनर 13 अप्रैल को हो चुका रविवार को।
तो इसी में करने की कोशिश करेंगे, मतलब अगले सप्ताह तक हम कंटिन्यू हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे कलाम की, तो आपके सभी पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को, वीडियो को शेयर जरूर करना, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट में जरूर बताएं, हम आपके समाधान के लिए जरूर कोशिश करेंगे। इसके साथ हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।